हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, आई होप तुम्हारी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और यार, आज के इस वीडियो में तुमको मैं कुछ लास्ट मिनट सजेशन देना चाहूँगा, जिसमें अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारे डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव जरूर करेंगे। तो यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली और जो ज़रूरी बात यह है कि यार तुमको एटलीस्ट सारे चैप्टर्स के कम से कम तुमको क्या है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर तुम यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे तो यार तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो क्या है डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, क्योंकि यार एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में हैं और अच्छे मार्क्स के आ रहे हैं। तो इसलिए तुमको एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और यार एमसीक्यू में तुमको दो चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। एक चीज़ है तुम्हारा यार थ्योरेटिकल बेस्ड तुमको करना है, और दूसरा तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो तुमको कंप्लीट फिजिक्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस क्या है कर लेने हैं। और यार अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है तो तुमको मैं बताना चाहूँगा कि यार मेरा क्या है एक 12 घंटे का वीडियो है, जो तुमको क्या है कम्युनिटी टैब में क्या है उसका लिंक मिल जाएगा। तो कम्युनिटी टैब में जाकर तुम पूरी फिजिक्स का जो एमसीक्यू का एक सिंगल लेक्चर है, जिसमें 12 चैप्टर तुम्हारे जो हैं वो कवर किए गए हैं, तो उसको देखकर तुम क्या सारे एमसीक्यू एक ही बार में कर ले जाओगे। बस तुम क्या कम्युनिटी टैब में जाओ, तुमको वो वीडियो क्या है मिल जाएगा। अब देखो, इसके अलावा जब तुम्हारा एमसीक्यू हो जाता है तो तुमको वन लाइनर जो तुम्हारे डेफिनेशंस होते हैं, तो तुमको वन लाइनर डेफिनेशन तुमको क्या है करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो गया टॉर्क, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो गया रोटेशनल मोशन, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो गया क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यार जो तुम्हारी ये वन लाइनर डेफिनेशन होती हैं, एटलीस्ट तुमको इन डेफिनेशन के बारे में तुमको क्या है पता होना चाहिए। और प्लस तुमको अगर इसका कोई डायग्राम याद है, कोई भी तुमको इसका फॉर्मूला याद है, तो वो तुमको क्या है एग्जाम में क्या मेंशन क्या है जरूर करके आना है। अब देखो, तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है तो तुमको क्या करना है, जो पूरी बुक है, पूरी बुक का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं, तो यार तुम क्या है सारे चैप्टर्स के जो फॉर्मूलास हैं उनको क्या है अच्छे से क्या है याद कर लो। अगर तुम उन फॉर्मूलेस को याद कर लोगे तो देखो क्या होगा। अगर तुम उन फॉर्मूलेस को याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जब जैसे कोई तुम्हारे पास क्या है एग्जाम में कोई डेफिनेशन राइट करने के लिए आई, तो तुम उस डेफिनेशन को लिख दोगे और फॉर्मूला को लिख दोगे। और इसके अलावा तुम्हारा जो न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा, उस न्यूमेरिकल के पोर्शन में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो तुम क्या है ईजिली कर पाओगे। और जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे तुम्हारा क्या है तुमको सिर्फ क्या है टिक करना होता है, अगर तुमको फॉर्मुलेस तैयार होंगे तो तुम्हारे वो क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक क्या है सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए तुमको क्या है इस चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो तुम्हारा ये जो पोर्शन है वो हो गया है। और यार अगर तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक साथ नहीं है तो यार उसका भी जो वीडियो का लिंक है वो तुमको क्या है कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो कम्युनिटी टैब में जाकर क्या है ऑल फॉर्मूलाज जो पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं उसका एक सिंगल वीडियो हमारा, उसका लिंक तुमको कम्युनिटी टैब में मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर तुम क्या है अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हो, सारे फॉर्मूलेस को याद कर सकते हो। तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू, फॉर द न्यूमेरिकल्स, फॉर योर थ्योरी पार्ट, वो सब कुछ तुम्हारा क्या कवर किया गया है। तो उसको भी तुम क्या है देख सकते हो। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप तुमको करना है पेपर प्रेजेंटेशन। देखो यार, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन, कि तुम अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो तुमको क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डालना है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डालने के बाद उसका जो डेफिनेशन है वो तुमको क्या है राइट कर देना है। अब राइट करने के बाद तुम चाहो तो उस आंसर को वहां पे छोड़ सकते हो। और यार एक बच्चा जो उसी जगह दूसरा बच्चा होगा वो क्या करेगा, डेफिनेशन लिखेगा, साथ में उसका क्या है डायग्राम भी रिप्रेजेंट करेगा। अब यार तुम खुद सोच कर देखो, एक बच्चा जो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस उसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, डेफिनेशन वाला पार्ट है वो लिख रहा है, तो यार ज़्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार जो पर्सन, जो स्टूडेंट उस आंसर को क्या है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो उसको मार्क्स डेफिनेटली क्या है ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यार तुमको क्या करना है, तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया तो तुमको क्या करना है डेफिनेशन लिखना है और साइड में उसका क्या है डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है। सेम उसी पैटर्न पर अगर तुमसे कोई भी डेफिनेशन पूछा गया है तो तुमको कुछ पॉइंट जरूर और जरूर फॉलो करने हैं। देखो क्या क्या चीज़ तुमको फॉलो करनी है। तो पहली चीज़ तो तुमको जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछा गया उसकी हेडिंग डालोगे। हेडिंग डालने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई भी तुम्हारा डायग्राम, तो डायग्राम तुम क्या साइड में रिप्रेजेंट करोगे।
अब डायग्राम के साथ में अगर तुम उसका कोई फॉर्मूला जानते हो तो उस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करोगे। फॉर्मूले के बाद उसकी जो यूनिट्स होती हैं उसको तुम क्या रिप्रेजेंट कर दोगे। अब देखो फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, ये राइट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तुम विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में फॉर्मूला भी लिख लोगे, यूनिट भी लिख लोगे। तो यार तुम रिप्रेजेंट करके आओ। एक चीज़ ये ध्यान रखना, लिखना वही जो तुमको 100% श्योर हो। अगर तुमको किसी क्वांटिटी की यूनिट पे डाउट है कि भाई तुमको याद नहीं आ रहा है, तो उसकी यूनिट का ही मत लिखना, उसका फॉर्मूला का ही मत लिखना करेक्ट। क्योंकि अगर तुमने गलत लिखा तो यार तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा वो उस जगह क्या है सर्किल कर देगा, और रेड सर्किल कर देगा, तो वहीं पे तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो क्या है डिडक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे मार्क्स क्या है कम हो जाएंगे। तो इसलिए तुमको क्या है, अगर फॉर्मूला का तुम लिख रहे हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, तो तभी लिखना जब तुमको वो चीज़ क्या है सही से याद हो। अब देखो इसके बियॉन्ड तुम नेक्स्ट पॉइंट ये कर सकते हो इसमें कि जो तुमने डेफिनेशन लिखी थी उसका कोई तुम्हारा एग्जाम्पल है जो तुम्हारी डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, वो तुम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो तुमने एक चीज़ बुक में देखी होगी, बुक वाले देखो क्या करते हैं, तो बुक वाले देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बुक का ये पेज है, तो वो क्या करते हैं साइड में, पेज के साइड में स्टार टाइप का बना देते हैं या बादल टाइप का बना देते हैं, और वहाँ पे जो फैक्ट पॉइंट होता है या फैक्ट जोन होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यार अगर तुम भी करना तो तुम भी कर सकते हो। तुमको क्या करना है, एक स्टार बना देना है या तुमको अपना थोड़ा एक बादल टाइप का बना देना है, और उसी के अंदर क्या है कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या कोई इंपॉर्टेंट टर्म है वो तुम क्या मेंशन कर सकते हो। जो कहने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर लिखने के जो तरीके हैं वो क्या है अलग अलग है, और वही जिस बच्चे का तरीका सबसे बेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार उसको फुल मार्क्स क्या है मिल जाएंगे। तो देखो फुल मार्क्स उसी बच्चों को मिलते हैं जिसका तरीका लिखने का क्या सबसे बेस्ट होता है। तो तुमको अपने तरीकों को क्या बेस्ट टू बेस्ट देना है। अब देखो एक चीज़ ये भी जरूर ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये काम करते हैं लेकिन इस काम को करते समय एक चीज़ ये ध्यान रखना कि तुम टाइम लिमिट को ना भूलना। देखो तुमको ये फोकस करना है कि जिस सेक्शन में तुमको जितना टाइम देना चाहिए तुमको उतना ही टाइम देना है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट क्या है, तुमको घर से करके जाना है कि मुझको सेक्शन ए में इतने मार्क्स का आ रहा है तो मुझे इतने मार्क्स का पेपर इतने टाइम ड्यूरेशन में कर लेना है, और जो नेक्स्ट सेक्शन है उतना उसका पेपर तुमको इतने टाइम ड्यूरेशन में कर लेना है। अगर तुम टाइम ड्यूरेशन पहले से डिसाइड करके जाओगे कि भाई मुझको ये सेक्शन इतने टाइम में करना है, ये वाला सेक्शन इतने टाइम में करना है, तो फिर तुमको क्या है प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आंसर को राइट करने में। और यार ये पूरी तुम कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम के यूटिलाइज करो। देखो यार मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो मतलब आके बताते हैं कि सर कि मेरा पेपर तो बहुत जल्दी हो गया था, मैं तो आधे घंटे फालतू बैठा रहा। तो यार एक बात तुम बताओ, तुम अगर आधे घंटे फालतू एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो उस टाइम का तुमको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर उसी टाइम को तुम क्या है अपने आंसर को क्रिएटिव बनाने में लगा दो, अगर तुम अपने आंसर को क्रिएटिव बनाने में लगा दो तो कुछ मार्क्स तुमको पॉजिटिव वे में ही मिलेंगे, तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव नहीं होने वाले, तुम्हारे मार्क्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाले हैं। तो यार देखो जो तुमको टाइम मिल रहा है एग्जाम हॉल में, जो तुमको टाइम दिया गया है पेपर के लिए, उस टाइम को तुम क्या पूरा यूटिलाइज करो और अपने आंसर को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी फर्स्ट टाइम ऐसी मिले कि किसी बच्चे ने वो कॉपी ना लिखी हो। और देखो अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब यार तुम में से काफ़ी लोग ये भी सोच सकते हो कि अगर ये फॉलो किया तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए मैंने तुमसे कहा कि सब कुछ करोगे लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखोगे। अगर टाइम लिमिट तुम अपने घर से पहले से सेट करके जाओगे कि भाई मुझको क्वेश्चन नंबर 1 में इतना टाइम देना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इतना टाइम देना है, और अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है तो मुझको अपनी स्पीड बढ़ानी है, या अपने मैटर को थोड़ा क्या शॉर्ट करना है। यही तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्पीड बढ़ाओ या फिर अपने मैटर को शॉर्ट करो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो कटिंग वगैरह होती है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो जाती है तो जो कटिंग करनी है वो सिंगल लाइन से करनी है। ये नहीं कि तुम उसको ऐसे घिचपिच कर रहे हो, तो घिचपिच तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कहीं गलती से गलत हो गया है तो उसको एक लाइन में कट कर दो बस, और आगे क्या उसको बेस्ट टू बेस्ट तुमको क्या अट्रैक्टिव बनाना है कंटेंट को। जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी को पढ़े तो उसको जो है वो डायरेक्टली तुमको बिना सोचे मार्क्स क्या देता जाए। इस तरीके से तुमको अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। और जब तुम न्यूमेरिकल करते हो तो देखो न्यूमेरिकल में एक चीज़ ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जब भी करो तो एक काम ये करना, जो भी तुमको न्यूमेरिकल करना है उसका जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस डेटा को सबसे पहले तुम क्या करो नोट करो। उस डेटा को नोट करने के बाद, उस डेटा को तुमने जब नोट कर लिया, उसको नोट करने के बाद तुम ये सोचो कि यार क्या मैं इसका कोई डायग्राम बना सकता हूँ,
क्या मेरे माइंड में कोई इसका डायग्राम आ सकता है? अगर तुमको लगता है कि तुम यार बना सकते हो तो यार उस चीज़ का तुम डायग्राम भी साथ में रिप्रेजेंट कर दो। देखो अगर तुम उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या होगा कि एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में। अब तुम्हारे स्टेप ज़्यादा होंगे, सबसे अलग होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि तुमने गिवन डेटा को लिखा, तुमने उससे रिलेटेड डायग्राम को लिखा और तुमने उसका सॉल्यूशन भी किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग जो तुमको मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा दिए जाने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी बच्चे को 4 में से 3.5 मिल रहे होंगे तो तुमको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। तो अगर तुम अपना थोड़ा थोड़ा मार्क्स बचाओगे तो यार तुम्हारा जो टारगेट है फॉर 75 प्लस, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि सर मुझको 70 प्लस एटलीस्ट लाना ही लाना है। तो यार तुम अगर 70 प्लस लाने की सोच रहे हो या तुमको 75 प्लस लाने की सोच रहे हो आउट ऑफ 80 तो डेफिनेटली तुम्हारे आएंगे। बट जो मैं तुमको पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पॉइंट के बेसिस पर तुमको चलना है। और देखो एक चीज़ लास्ट में मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा, देखो यार YouTube पर क्या चल रहा है, YouTube पर एक चीज़ ये चल रही है कि काफ़ी एजुकेटर क्या करते हैं, रात में पढ़ाते हैं, रात में 12 बजे तक क्लास लेते हैं, रात में 1 बजे तक क्लास लेते हैं, रात में 2 बजे तक क्लास लेते हैं। तो यार ऐसे एजुकेटर से तुम थोड़ा क्या दूरियां बनाओ। मैं तो यही कहूँगा भाई तुम दूरियां बनाओ, क्योंकि यार देखो अगर तुमको पढ़ना है तो यार तुम्हारे पास अभी तक इतना स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है, अगर तुम खुद से भी पढ़ोगे तो तुम आराम से कर ले जाओगे। तो यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम रात के 2 बजे तक वही वीडियो देखो तभी हो जाए। और देखो इस चीज़ की क्या ज़रूरी बात है कि तुम 2 बजे तक पढ़ो और वो पढ़ा हुआ सब कुछ तुम्हारे माइंड में स्टोर ही हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुमको 2 बजे तुमको 12 बजे तक पढ़ना है तो यार खुद से पढ़ो, क्योंकि खुद से पढ़ी चीज़ें क्या माइंड में ज़्यादा तुम्हारे माइंड में क्या स्टोर रहेंगी। और यार अगर तुम कोई भी चैनल उठा लो, चाहे तुम मेरे चैनल से पढ़ लो या तुम किसी और के चैनल से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, एट द एंड तुमको बस मैं यही कहूँगा कि तुमको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। और तुम कोशिश ये करो कि यार हर चैनल पर अगर तुम देखोगे, कोई भी तुम चैनल उठा लो, चाहे मेरा चैनल उठा लो या किसी और का चैनल उठा लो, तो हर चैनल पर क्या होता है कि जो वीडियोस होते हैं वो पहले के पड़े रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर के जो वीडियोस होंगे वो अपलोड होंगे, जिस ईयर के वीडियो होंगे वो भी अपलोड होंगे। तो यार उन वीडियो से भी अगर तुम पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुमको वही कंटेंट तुमको मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि देखो जो टॉपिक्स होते हैं वो तो ऑलमोस्ट तुम्हारे सेम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जो बुक है सलीना की फिजिक्स में, अगर तुम उस बुक को पढ़ो तो यार लास्ट ईयर भी बच्चों ने वही पढ़ी थी, उससे लास्ट ईयर भी बच्चों ने वही पढ़ी थी। तो यार तुम कोशिश ये करो कि तुम रात में क्या ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट वगैरह ना करो, तुम सिर्फ एक काम करो, तुम एक काम ये करो कि मल्टीपल रिवीजन दो। अगर तुम मल्टीपल रिवीजन दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। क्योंकि यार जितने बार तुम रिवाइज करोगे चीज़ों को, जितना बार रिवाइज करते जाओगे वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्या स्टोर हो जाएंगी। और एक बार माइंड में स्टोर होगी तो यार तुम एग्जाम में लिख के आ पाओगे। और सिर्फ तुम क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे किसी भी चैनल से तो यार वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में इतनी जल्दी स्टोर नहीं होंगी। तो तुमको क्या करना है, तुमको जो भी लेक्चर वगैरह मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में जो भी मिल रहा है उसको एटलीस्ट ग्रैब करो। और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि यार तुमको अगर मेरे चैनल से पढ़ना है तो तुम प्लेलिस्ट में जाना, तुमको फिजिक्स की 2 से 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी और उनमें तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर हैं, थ्योरेटिकल भी कवर है, तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कवर है, तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी कवर है, और जो तुम्हारे स्ट्रेटजी के वीडियो है वो भी कवर है। तो सब कुछ कवर है और एक बहुत सिस्टमेटिक मैनर में है। और अगर तुमको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, तो यार तुम पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यार एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, देखो जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो एटलीस्ट सब कुछ पढ़कर जाओ। और एग्जाम देने से पहले यार बच्चों के अंदर एक मन में बहुत डर लगता है कि अब पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा कि इजी आएगा। तो देखो मैंने तुमको एक चीज़ पहले भी कही थी कि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, इन 3 सब्जेक्ट में से तुम मान के चलो एक पेपर टफ आएगा। अब कौन सा टफ आएगा ये तुमको नहीं पता है, कौन सा टफ आएगा ये तुमको नहीं पता है, लेकिन तुम एक चीज़ ये ध्यान रखो, कोई भी पेपर तुम्हारा टफ आ जाए, कोई भी पेपर तुम्हारा टफ आ जाए, लेकिन तुम एक चीज़ ये रखो, जो टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा। तो तुमको उस टफ पेपर में क्या करना है, उस टफ पेपर में क्या है, स्टेप मार्किंग लेने की कोशिश करनी है। किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है, तुमको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने स्टेप आ रहे हैं उतने स्टेप को जरूर लिखो, क्योंकि स्टेप मार्किंग के थ्रू तुमको क्या कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर तुमने उस क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ दिया तो तुमको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो बेटर क्या है, 0 लेना या कुछ मार्क्स गेन करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मार्क्स गेन कर ले तो वो हमारे लिए क्या है, बेटर होगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है, जो भी थ्योरी है, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी तुम्हारा है वो तुम क्या रिप्रेजेंट जरूर करो।
जिससे तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तुमको क्या मिलते रहें। तो ध्यान रखना कि डर लगेगा तुमको एग्जाम के पहले कि भाई क्या होगा क्या होगा, क्या कैसा पेपर आएगा, कैसा भी पेपर आए, बस एक चीज़ ध्यान रखो कि पेपर अगर तुमको कम आ रहा है, अगर तुमको लगता है यार तुम एक ऐसे बच्चे जिसको पेपर कम आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो हमेशा स्टेप मार्किंग की तरफ जाए, वो हर एक आंसर को अटेम्प्ट करे और उसमें कुछ ना कुछ स्टेप लेके जिससे कि उसके स्टेप मार्क्स मिलते रहें। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से है उसको तो डर लगेगा ही नहीं। लेकिन यार कुछ बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से लेवल पे होती है लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत डर लगता है, तो यार डरने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम यार आराम से जाओ पेपर देने, कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यार देखो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर लास्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आया था वो काफ़ी टफ था। तो देखो यार फर्स्ट सेमेस्टर पेपर भले ही टफ था, लेकिन यार तुमने अगर अनिर्वन का इंटरव्यू देखा होगा तो यार उसमें उस बच्चे ने खुद कहा था कि उसका काफ़ी अच्छा स्कोर आया, 40 का सेमेस्टर 1 था लेकिन उसका काफ़ी अच्छा स्कोर आया। और यार काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेमेस्टर 1 में 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर किया था। तो यार देखो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर पेपर टफ है तो कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार लास्ट ईयर टफ है तो हो सकता है इस बार बहुत ही जी आ जाए। तो एटलीस्ट तुम अपनी क्या है प्रिपरेशन को अच्छे लेवल से करके जाओ और एग्जाम को देखे आओ। और कोई भी तुमको प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।